हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेट टू पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। सोशल साइंस का सेट टू है। सेट वन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल में दे दिया है। अगर किसी को सेट वन देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर स्टैंडर्ड 10 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सेट टू। इसमें बेसिकली वैसे ही क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आने के बहुत सारे चांसेस है। और अगर ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में पूछने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए शुरू करते हैं। सेट टू का पहला क्वेश्चन है कि हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड टू ए राइज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर इन इंडिया। तो ज़रा सा इस क्वेश्चन को समझिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चला। याद रखिए, जितने भी कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेशन किया, जितने भी कंट्रीज़ ने, सभी कंट्रीज़ के साथ बहुत ज़्यादा बर्बादी का कारण ये वर्ल्ड वॉर ही था। कंट्रीज़ भले ही जीती हो, कुछ हारी हो, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने भी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था सभी कंट्रीज़ अल्टीमेटली बर्बाद ही हुई, क्योंकि पूरे देश के लोग मारे गए, पूरे देश का एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया, पूरे देश का पैसा बर्बाद हो गया, पूरे देश का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स था वो बर्बाद हो गया। अल्टीमेटली पूरे देश को वर्ल्ड वॉर लड़ने के बाद डिस्ट्रक्शन ही मिला, कोई खास फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए इसमें क्या होता है, उस समय हम लोग इंडिया में नहीं रहते थे, हम लोग रहते थे ब्रिटिश इंडिया में। तो ब्रिटिश इंडिया अपनी इस नुकसान की भरपाई अपने कॉलोनीज से किया। ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, war loans funds required to meet the needs of the soldier for food, uniforms, weapons and ammunitions rose exponentially। जाहिर सी बात है, लड़ाई होगी तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। The British government was under a lot of debt and tries to offset it by levying taxes on Indian citizens to earn greater revenue। उस समय ब्रिटिश ने फर्स्ट टाइम इंडिया में टैक्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया और टैक्स कलेक्शन का जो तरीका था वो इतना ब्रूटली कर दिया कि मैंने भैया जान नहीं चाहिए, जान दे दो चलेगा, लेकिन टैक्स दो और ज़्यादा दो। इनकम टैक्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू बैलेंस द सडन राइज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। याद रखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने ये डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो रक्षा के लिए जो खर्चा करते हैं वो इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। सीधी सी बात थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, लड़ाई लड़ने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है हर तरीके से, तो वो खर्चा बढ़ गया तो उसकी भरपाई जितने भी उसके कॉलोनीज थे वहीं से किया। और इसके चलते ब्रिटिश इंडिया में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटिश को क्या फ़र्क पड़ता है, झेलना तो इंडियंस को पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव टू ईच अदर। कह रहा है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक्सक्लूसिव का मतलब सेपरेट होना, अलग होना, एक दूसरे के विपरीत अलग नहीं हो सकते। कैसे, व्हाट डज दिस गिवन स्टेटमेंट मीन, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे, और दुनिया का कोई भी इंडस्ट्री हो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप कोई भी इंडस्ट्री को देख लो। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ तो नहीं चल सकता है ना, लेकिन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के जो भी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है उनमें भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स होगा जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे अगर आप मिनरल बेस्ड की बात करोगे तो उसमें पैकिंग करने के लिए तो आपको बैग्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो तो एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग ज़रा देखते हैं कि जितना भी इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर के अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बगैर नहीं चल सकती है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री कैन नॉट डेवलप और एग्जिस्ट इंडिविजुअली, ये अलग नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। द डेवलपमेंट इज इंटीग्रेटेड एंड रिलेटेड विथ ईच अदर, इन दोनों का डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है। इन अदर वर्ड्स बोथ आर डिपेंडेंट अपॉन द अदर फॉर इट्स एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर हैं, अपने डेवलपमेंट के लिए भी और अपने एग्जिस्टेंस के लिए भी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर द प्राइमरी सेक्टर गुड्स, they are processed and turned into finished goods by the manufacturing sector।
and the sector are both interconnected and cannot develop individually because the products of one sector become the raw material for other sector, hence they always go hand in hand. आई थिंक ये आंसर, ये क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स इन द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज, मेंशन द मेजर्स टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट इन दिस रिगार्ड। ये क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल साइंस मतलब सिविक्स के पॉलिटिकल पार्टीज वाले चैप्टर से है। यहाँ पर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खासकर कुछ कानून और नियम बनाए हैं कि जिसमें इलेक्शन के दौरान मनी और क्रिमिनल्स लोगों का एक्टिविटीज़ इलेक्शन के दौरान ना हो, तो उससे रोकने के लिए क्या किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली क्या किया है, ज़रा सा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड इट मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट्स contesting in the election to file an affidavit giving details of the immovable and movable assets possessed by him and the criminal cases pending against him। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने जाएगा उसको अपने चल और अचल संपत्ति, मतलब जो स्थिर संपत्ति है जैसे घर, बंगला, फ्लैट्स, ज़मीन, और अचल संपत्ति है जैसे गाड़ी, घोड़ा, ट्रक वगैरह जो भी है, जो अचल संपत्ति है, इन सब के बारे में जानकारी इलेक्शन से पहले देने होंगे। और अगर आप किसी चीज़ को छुपा कर रखते हो तो अगर आप इलेक्शन जीत भी जाते हो उसके बाद भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है अगर ये पता चल गया तो। और ऊपर से आपके ऊपर कितने सारे क्रिमिनल केसेस हैं वो एक एक केस का आपको ब्यौरा देना होगा। इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने से पहले अपने संपत्ति के बारे में, अपने प्रॉपर्टी के बारे में, अपने कैश बैलेंस के बारे में और आपके ऊपर कितने सारे केसेस हैं, एक एक चीज़ का ब्यौरा देना होगा, तब जाकर आप केस लड़ सकते हो। उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर विचार करेगी कि आपको इलेक्शन में लड़ने के लिए दिया जाए कि नहीं दिया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एनलिस्ट 2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड द ग्रेटर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। तो ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड लीड्स टू ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स अक्रॉस द कंट्री। जाहिर सी बात है, आज अगर हम सभी बच्चों के हाथ में एक एंड्रॉयड मोबाइल है और वो भी हमारे अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का नतीजा है। याद रखिए, आज अगर हम लोग ज़्यादातर जो भी जितने भी लग्जरियस आइटम है, चाहे बाइक हो गया, कार हो गया, ये सारी, या फिर एसी हो गया, ये सारी ज़रूरत की चीज़ें अगर हम खरीद पा रहे हैं तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से ही है। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ देता है, जैसे इंस्टॉलमेंट सिस्टम। आप आज खरीदो, प्रोडक्ट आपके पास है, 10 महीना, 12 महीना, 24 महीना, या फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे करते रहो। इस तरीके से क्या होता है, एक मिडिल क्लास आदमी के पास भी वो चीज़ें हो जाती है। हम लोग फ्लैट्स खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो हर चीज़ के लिए चाहे एसी ही क्यों नहीं खरीदते हैं, हमें लोन मिल जाता है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब से हमारे जैसे मतलब ग्रोइंग डेवलपिंग कंट्रीज़ में आया है, तब से मिडिल क्लास फैमिली या लोअर क्लास फैमिली का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया। क्योंकि अब ये लोग भी उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं जो एक समय में इनके लिए बहुत, इनके सपने जैसा था, इनके पहुंच से बहुत दूर था। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने लोअर क्लास और मिडिल क्लास ग्रुप को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है जिसके द्वारा वो वैसे चीज़ों को भी अफोर्ड कर सकते हैं जो उनके पहुंच से दूर था। It also leads to the greater economic development and regional growth across the country. Foreign trade helps the native producers reach a wider customer and consumer base. जाहिर सी बात है, फॉरेन ट्रेड हुआ तब तो यहाँ के कस्टमर भी दूर ग्लोबली, मतलब सिर्फ अपने कंट्री तक ही सीमित नहीं है, वो दूसरे कंट्री तक भी पहुँच गए हैं, दूसरे कंट्री के लोगों तक अपना प्रोडक्ट पहुँचा पा रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है, तो इनका बिक्री भी ज़्यादा हो रहा है और अल्टीमेटली बिक्री ज़्यादा हो रहा है तो डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स पे बेटर फॉर द गुड्स दैन नेटिव मार्केट। याद रखिए, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, हमारे इंडियन में जैसे हम लोग बांस का टोकरी या ये सब करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो छोटा छोटा बांस का टोकरी होता है, ये हमारे कंट्री में हम लोग इतना नहीं एफर्ट करते कि हम लोग खरीदते ही नहीं हैं।
हम लोग उतना ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ पूजा वूजा के समय में, बट फॉरेन के लोग बांस से बनी हुई चीज़ें, बैम्बू वर्क्स जो होता है, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट वर्क्स होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा उसको खरीदते हैं। मतलब छोटे छोटे जो हैंडलूम इंडस्ट्री है, जो छोटा छोटा हस्तकरघा उद्योग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, इन सब चीज़ों का अपने कंट्री में वैल्यू थोड़ा कम होता है, लेकिन यही जब फॉरेन मार्केट में जाता है वो बहुत ज़्यादा उसका डिमांड बढ़ जाता है वहाँ पर, तो इस तरीके से उनका भी डेवलपमेंट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाई वॉज द लाहौर कांग्रेस सेशन सो कॉन्सिक्वेंशियल फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट, और महात्मा गांधी once again decided to call off the civil disobedience movement and entered into a pact with Irwin on March 5th 1931 support the statement। तो ये दो क्वेश्चन है, मैंने इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को एक्सप्लेन किया है। चलिए ज़रा देखेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है ये जो लाहौर कांग्रेस सेशन था इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकॉज, तो सबसे पहले लाहौर कांग्रेस सेशन को समझेंगे। इन December 1929 द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज्ड द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का डिमांड किया गया था। एंड दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू। दिस सेशन ऑल्सो डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। ये लाहौर सेशन में ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। It was when people decided to take a pledge to struggle for complete independence, और यही दिन था पूरे देश के लोगों ने ये प्लेज लिया था कि हम लोग अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो रेजोल्यूशंस टू फाइट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन। इस समय से ही लोगों के अंदर से पूर्ण स्वराज या पूर्ण आज़ादी की भावना जाग गई थी। इसीलिए लाहौर सेशन हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी बहुत सारे लोग थे। इन लोगों के माने ये लोग मिल के अपने कांग्रेस के मीटिंग के, लाहौर में जो मीटिंग हुआ था उसमें डिसीजन लिया था कि भाई पूर्ण स्वराज हम लोग मनाएंगे। हम लोग नहीं मानते कि हमारा देश ब्रिटिश के अंडर है, हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को नहीं मानते, हमारा देश है, हम पूर्ण आज़ाद, हम खुद को आज़ाद घोषित करते हैं, और इस तरीके से हम लोग ब्रिटिश के कानून को पूरी तरीके से डिनाई कर देंगे। तो इसीलिए ये लाहौर सेशंस के बाद से लोगों के अंदर ये हो गया कि भाई हमारे देश के लोगों ने, लीडर्स ने क्लियर कर दिया कि हम लोग पूर्ण स्वराज, हम लोग पूर्ण इंडिपेंडेंस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले चुके हैं, हम लोग गवर्नमेंट को मानते नहीं हैं, दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सो इसीलिए उसके बाद से, ये लाहौर सेशन के बाद से खासकर पूरे इंडिया में जो हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, उसको बहुत बड़ा जोर मिला, मतलब देश के प्रति भावना को बहुत जोर मिला। इसलिए लाहौर सेशन बहुत मायने रखता है देश की आज़ादी के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने डिसाइड किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करने का, और इरविन के साथ पैक्ट करने के लिए चले गए थे मार्च 5, 1931। तो उस समय के सर्कमस्टांसेस क्या क्या थे? तो गांधीज लेटर कंप्राइजिंग 11 डिमांड्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज रिजेक्टेड बाय द इरविन इन 1930-31। Gandhi had launched the civil disobedience movement and refused to participate in the first round table conference। तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे क्योंकि उनका 11 डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो सेकंड में क्या, लेटर टू अपीज हिम इरविन प्रॉमिस टू ऑफर सम कंसेशंस टू फर्दर द टॉक्स। गांधी जी कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड साइंड द गांधी इरविन पैक्ट। एक्चुअली इसके पीछे कुछ और भी रीजंस हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पीछे, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, वैसे भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फर्स्ट स्टेप ही था दांडी मार्च, जिसमें गांधी जी ने नमक का कानून को तोड़कर हमारे देश में
नमक को बनाया था, फर्स्ट यही था। और उसके बाद से पूरे भारत के लोग जो जहाँ पर थे वहाँ पर वो लोग ब्रिटिश के कानून को तोड़ रहे थे। फॉर एग्जांपल जो ट्राइबल पीपल्स थे वो लोग ब्रिटिश के कानून को तोड़ के वहाँ पर अपने जानवर को ग्रेजिंग कर रहे थे, जंगल में हंटिंग कर रहे थे। वो जो पेड़ की लकड़ियाँ चुनते हैं, फल चुनते हैं, जिस पर पाबंदी लगी हुई थी, वो लोग वो सारे काम कर रहे थे जिस पर ब्रिटिश ने कानून बनाकर मना कर रखा था। पूरे देश में लोग कानून को तोड़ रहे थे क्योंकि उनके लिए आदर्श जो था, गांधी जी ने कानून तोड़कर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत किया। तो पूरे भारत के लोगों ने ये काम शुरू कर दिया। तो अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने देखा जब ये कंडीशन है तो ब्रिटिशर्स ने इस मोमेंट को ब्रूटली दबाने का कोशिश किया। मतलब इतना ज़्यादा लोगों को मारा और इतने बुरे तरीके से मारा, खासकर घुटने के जोड़ में और सर के मतलब कान के ऊपर उस माने जोड़ में ऐसा खोपड़ी के पास मारा और पैर पे पास मारा कि एक ही बार मारो ताकि वो उठ नहीं पाए। ब्रिटिश ने लिख के ये दिया था और इसके चलते बहुत सारे लोग घायल हो गए थे और लगभग 60,000 से ज़्यादा लीडर्स लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था। तो गांधी जी ने जब ये चीज़ देखा कि इतना ज़्यादा क्रूरता हो रहा है, तब जाकर गांधी जी इरविन के साथ पैक्ट में साइन किए और उनका एक फर्स्ट डिमांड था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ दिया जाए। तब जाकर गांधी जी ने अपना बात रखा, तब इरविन ने भी अपना बात रखा, ठीक है हम प्रिजनर्स को छोड़ देंगे, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाने वाले जितने भी माने लीडर्स थे उन सबको तो जेल में भर दिया गया था। तो उस समय गांधी जी फिर देख रहे कि मेरा मूवमेंट तो ज़रा धीरे धीरे जोर कम हो जा रहा है उसका, इसलिए वो इरविन के साथ पैक्ट करने के लिए तैयार हो गए। तो उनका फर्स्ट डिमांड वही था कि भाई जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको मुक्त कर दिया जाए। इसमें भी हम लोग वही चीज़ लिखे हैं कि थ्रू द पैक्ट लॉर्ड इरविन रिलीज्ड ऑल द प्रिजनर्स अरेस्टेड ड्यूरिंग द मोमेंट वाइल महात्मा गांधी एग्रीड टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और अल्टीमेटली महात्मा गांधी जी को मना लिया गया, गांधी जी मान गए कि हाँ हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये इकोनॉमिक्स का है कि व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम एंड व्हाई डज इट नो लॉन्गर फंक्शन टुडे। तो देखिए सबसे पहले बार्टर सिस्टम के बारे में बताते हैं। मैं उन बच्चों को भी कह रहा हूँ जिन्होंने अभी तक स्टडी को स्टार्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ह्यूमन है, हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी तक भी स्टडी नहीं किया ना, सिर्फ इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के यहीं से आएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन एग्जैक्टली इस रूप में ना हो, लेकिन ये क्वेश्चन तो ज़रूर होगा, दूसरे रूप में होगा। अगर क्वेश्चन का मूल रूप समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जाए हम लोग उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है बार्टर सिस्टम के ऊपर, कह रहा है कि बार्टर सिस्टम क्यों नहीं आज के डेट में फंक्शन कर रहा है। तो जरा सुन इसके बारे में समझते हैं कि ए सिस्टम वेयर द गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी एज अ एक्सचेंज मीडियम इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम। बहुत बार आपसे पूछेगा डिफाइन बार्टर सिस्टम और उसके बाद बोलेगा कि व्हाट वर द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग विथ बार्टर सिस्टम। तो उसके लिए भी इसमें जवाब है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स is an essential features of the barter system. In this system, sellers agree to sell and buy each other's commodities. मतलब ये है कि ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी मैंने ये चैप्टर को क्लियर कर दिया है। आप मेरे स्टैंडर्ड 10 के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर है। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होता है, मैं बता दूँ, जस्ट समझने की बात है। बार्टर सिस्टम क्या होता था, हम लोग गुड्स को एक्सचेंज करते हैं। आपके पास सेब है, मेरे पास मुर्गी है, मैं मुर्गी दूंगा, आप सेब दोगे, ये चीज़ है एक्सचेंज करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको मुर्गी की ज़रूरत होनी चाहिए और मुझे सेब की ज़रूरत होनी चाहिए, तभी हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकेंगे, अदरवाइज हम लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकेंगे। इसी चीज़ को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब दोनों को ज़रूरत होना चाहिए। और यही प्रॉब्लम होता था, मैं आपको मुर्गी चाहिए मगर मुझे सेब नहीं चाहिए, तब तो भाई प्रॉब्लम हो गया, आपको मुर्गी मिलेगी नहीं। और अगर मुझे सेब चाहिए और आपको मुर्गी नहीं चाहिए तो प्रॉब्लम हो गया, दोनों को ज़रूरत होना चाहिए। तो यही प्रॉब्लम होता था बार्टर सिस्टम के साथ, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी फिर उसको ढूंढना पड़ता था और मनाना पड़ता था कि भाई मेरे पास ये है, तुम ये ले लो। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट कंडीशन टू अचीव। ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट है ये बड़ा ही
डिफ़िकल्ट सा कंडीशन है अचीव करने के लिए. सो इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एंड इनकन्वीनियंट टू फाइंड a pair of sellers who want to buy the exact thing the other seller wants to sell. Hence it does not function anymore. इसीलिए भाई डबल कोइंसिडेंस अक्सर नहीं मिल पाता है. मेरे पास धान है, आपके पास दूध है, मुझे दूध नहीं चाहिए और आपको धान चाहिए, तब तो आपको वैसे आदमी को ढूंढना होगा जो आपसे दूध ले और बदले में धान दे. तो ये ढूंढना ये बड़ा प्रॉब्लम था, जिसके चलते बार्टर सिस्टम कुछ दिन तक तो चला मगर ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया. आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. ये कह रहा है व्हाट डज एन आइडियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रॉमिस. मेंशन फ्यू पॉइंट्स. आइडियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या लोगों के साथ वादा करता है. एन आइडियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रॉमिस अ लॉट्स ऑफ थिंग. क्या क्या है. इट प्रॉमिस टू कंडक्ट रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ओपन पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन. मतलब जो आइडियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगा वो हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर जोर देगा. फ्री एंड फेयर मतलब फ्री होना चाहिए, कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है. फेयर का मतलब है जिसमें किसी भी तरह का गलत अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं किया गया हो. जो देश का कानून है, कानून के अकॉर्डिंग ही इलेक्शंस को इलेक्शन का काम किया गया हो. कानून के अकॉर्डिंग जो नियम है, नियम के मुताबिक काम किया गया हो. साथ ही साथ इट एंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी एंड सिटीजन्स राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन. आइडियल गवर्नमेंट क्या करेगा. सरकार का ट्रांसपेरेंसी मतलब सरकार का पारदर्शिता. दैट मीन्स गवर्नमेंट शुड नॉट सपोर्ट एनीबडी, नाइदर डिस्क्रिमिनेट एनीबडी. सरकार आप बन गए हैं तो आपके लिए सब आपका है. जो वोट दिया है वो भी, जो वोट नहीं दिया है वो भी. अब आपको सबको लेकर चलना है. साथ ही साथ सिटीजन्स के राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब आप क्या काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ के बारे में सिटीजन्स को पूरा जानकारी होना चाहिए. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक अच्छे गवर्नमेंट का. साथ ही साथ एन आइडियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रॉमिसेस टू फॉलो द प्रोसीजर्स एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल. एक सही अच्छी सरकार हमेशा से लोगों के लिए अकाउंटेबल होती है और वो सभी प्रोसीजर्स को हमेशा से नियम के साथ पालन भी करती है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं. ये थोड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं. क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. सही बात है. और दूसरा क्वेश्चन है कि मोहम्मद इकबाल्स थॉट ऑफ कम्युनलिज्म एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स वेर रेडिकल and completely different from Gandhi. Throw some light on Iqbal's thought on communalism keeping the given statement in mind. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझते हैं कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है. तो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड करती है, द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन. भाई अगर डेमोक्रेसी सही होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी पब्लिक से ही बनता है, पीपल्स गवर्नमेंट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. अगर डेमोक्रेसी कर दिया और लोगों का पार्टिसिपेशन ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका डेमोक्रेसी कंप्लीट नहीं है. टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स ऑर्डिनरी पीपल हैव टू स्ट्राइव एंड इन्फ्लुएंस द लीडर्स टू परफॉर्म बेटर पॉलिटिक्स. ये जो बैड पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम है, ऑर्डिनरी पीपल का प्रॉब्लम है. ऑर्डिनरी पीपल हैव टू स्ट्राइव. जो साधारण व्यक्ति है वो जो परेशान हो रहे हैं उनके परेशानियों को दूर करना ही ये मेन है. जब तक उनकी परेशानियां ख़त्म हो गई, अगर ऑर्डिनरी पीपल साधारण लोग जो सरकार को बनाते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसका मतलब आपकी सरकार सही काम कर रही है. और अगर उनको ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम झेल रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार के नियम सही नहीं है, सरकार के पॉलिसीज़ एक्टिविटीज़ सही नहीं है. It is difficult to reform politics if citizens simply criticize it from the outside. इसका मतलब है कि अगर सिटीजन, अगर नागरिक क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं सरकार का, तो इसका मतलब है सरकार वाकई में काम नहीं कर रही है. They have to participate and produce
बेटर अल्टरनेटिव। तो ऐसे केस में जब भी पब्लिक क्रिटिसाइज करती है, मतलब निंदा करती है, तो वैसे केस में तो भाई सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के लोगों को सामने आना होगा, उनको पार्टिसिपेट करना होगा पब्लिक डिबेट्स में, या फिर पब्लिक को सामने फेस करना होगा और उनके प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। ये होगा सही पब्लिक पार्टिसिपेशन, क्योंकि पब्लिक है, आप गवर्नमेंट बनाए हो पब्लिक के वोट से, तो आपकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है पब्लिक के डेवलपमेंट के लिए। अगर पब्लिक का डेवलपमेंट नहीं होगा तो पब्लिक सवाल ज़रूर करेगी, क्योंकि ये उनका राइट है। नेक्स्ट है, पब्लिक पार्टिसिपेशन मेक्स देम अवेयर and the leaders more responsible and accountable toward these enlightened people। पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, ये उनको आगाह करता है, अवेयर करता है, जागरूक करता है। If political parties felt that they were losing public support by not making reforms, they would become more serious about the good governance। सीधी सी बात है, एकदम कट क्लियर। अगर पॉलिटिकल पार्टी को ये लग गया, जाहिर सी बात है, अगर आप सही काम नहीं करोगे पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं करेगी, फिर आप लूज़ कर जाओगे। नेक्स्ट टाइम आप पार्टिसिपेट तो करोगे मगर जीत नहीं पाओगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही सिर्फ ये सुविधा है कि पब्लिक चाहे तो कभी भी आपको कुर्सी पर बैठा भी सकती है और कुर्सी से उतार भी सकती है, नए कैंडिडेट को चांस भी दे सकती है। तो ये डेमोक्रेसी है, इसीलिए पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को डेमोक्रेसी के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज कुड बी रिफॉर्म्ड ओनली इफ पीपल हु वांटेड टू ब्रिंग रिफॉर्म्स जॉइन देम एंड लीड देम टुवर्ड्स द चेंज। तो पॉलिटिकल पार्टीज तभी रिफॉर्म कर पाएगी जब लोग उनको दोबारा से लाएंगे। मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी का अच्छा काम कर रही है तभी तो अच्छा काम करेगी, तब लोग उनसे जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो मेजॉरिटी मिल जाएगा। जब मेजॉरिटी मिलेगा इसका मतलब आप सही काम कर रहे हो, तभी तो लोग आपसे जुड़ रहे हैं। और जब मेजॉरिटी मिल जाएगा तो डेमोक्रेसी तो मेजॉरिटी पर चलती है, ऑटोमेटिकली आपका गवर्नमेंट बना रहेगा। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि मोहम्मद इकबाल जो हैं, इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया था फॉर मुस्लिम्स के लिए। ये क्या था? मोहम्मद इकबाल रिटायर्ड the importance of separate electorates for the Muslims as the safeguard for political interest of the minority, while Gandhi believed it obstructed the process of national integration। उनका कहना था कि मुस्लिम्स लोगों के लिए अलग जगह बनाया जाए, अलग प्रदेश बनाया जाए, लेकिन गांधी जी ने ये राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए गांधी जी ने कहा ये सही नहीं है। तो इकबाल जी का बिलीव क्या था? इकबाल ऑल्सो बिलीव दैट द कम्युनलिज्म वाज indispensable to the formation of harmonious whole in a country like India। ये कम्युनलिज्म का मतलब होता है, ये हो गया किसी एक खास ग्रुप के लोगों को सपोर्ट करना। तो ये चीज़ इन्होंने पहले भी माना था, इकबाल भी ये मानते थे कि अगर कम्युनलिज्म चलाया गया तो ये जो हारमोनियस का मतलब होता है शांति से जो रहना देश में, ये शांति से फिर रह नहीं पाएगा। क्योंकि अगर आप हम लोग अपने देश को धर्मनिरपेक्षता मानते हैं, हमारे देश में कोई धर्म नहीं है, मतलब कोई धर्म को ना तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना सपोर्ट करता है और ना ही कोई धर्म के अगेंस्ट जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को अपना अपना धर्म के बारे में, माने आप अपने धर्म के प्रति जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए छूट दे रखा है। कोई गवर्नमेंट की ओर से कोई उसके ऊपर लगाम नहीं लगाया गया है, आप अपने धार्मिक कार्य को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ये इकबाल भी मान रहे थे, लेकिन उस समय का जो कंडीशन था वो थोड़ा सा ख़राब था, जिसके चलते उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया था। ही असर्टेड दैट द इंडियन सोसाइटी वाज टेरिटोरियली डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेसी कुड नॉट बी अपील्ड टू इंडिया विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द सिग्निफिकेंस एंड द रेलिवेंस ऑफ कम्युनल ग्रुप्स। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में अलग अलग कम्युनिटी को अलग अलग पहचान दिया गया, अलग अलग कम्युनिटीज़ को अलग अलग राइट्स दिए गए हैं, वैसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में जो लोग रह रहे हैं दे आर काउंटेड एड इंडियंस। कोई कम्युनिटी के आधार पे उनको कोई कुछ नहीं
सबको एक ही तरीके से मान के सबको एक ही तरीके का राइट्स दिया गया है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़े से राइट्स में फ़र्क है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इंडिया जैसे कंट्री में हम लोग के लिए जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी ग्रुप है उनको अलग से इलेक्टोरेट दे दिया जाए। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ रेशियल एंड रिलीजियस वैरायटी। ये इनका भी मानना था कि इंडिया में बहुत सारे रेस के पीपल, बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप के पीपल रहते हैं। ही बिलीव दैट दोज हु अंडरस्टूड द वर्ड नेशन टू मीन अ काइंड ऑफ यूनिवर्सल amalgamation in which no communal entry out to retain its private individuality were wrong, and hence separate electorate were necessary to retain private individualities। इनका कहना था कि हम भारत जो देश है इसमें बहुत सारे रेस के और रिलीजियस ग्रुप के लोग रहते हैं, तो सभी रिलीजियस ग्रुप अपने अपने एथनिक्स को, अपने अपने कल्चर को फॉलो करके इंडिया जैसे कंट्री में नहीं रह सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं शांति बनाए रखने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा ही होगा, धर्म से जुड़े लोगों का टकराव होगा ही होगा। इसलिए मुस्लिम ग्रुप को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, ये मोहम्मद इकबाल का कहना था और यही पॉइंट्स उनके बारे में था। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन, और इसके और में है स्टार्टिंग अराउंड 1991 some far reaching changes in the economic policy were made in India। elaborate upon these policies कि around 1991 far reaching changes in the economic policy, मतलब 1991 के आसपास में एक ऐसे पॉलिसी बनाए गए जो दूरदर्शी थे। far reaching मतलब वो पॉलिसीज़ ने देश को बहुत दूर के ऊंचाइयों तक लाया। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है ये देखेंगे कि मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स मास एंटरटेनमेंट। मास कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि एक साथ पूरे भीड़ जनसंख्या पूरे देश के लोगों के साथ जोड़ना। इट क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज थ्रू रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स विदाउट एनी प्रेजुडिस बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, जेंडर और रीजन। तो ये क्या है, बेसिकली मास कम्युनिकेशन लोगों में अवेयरनेस फैलाता है, क्योंकि अगर आप कोई एक अच्छी बात बोलते हो तो देश के करोड़ों लोगों तक जब वो बात पहुंचता है तो लोग उस बात को सुनकर एटलीस्ट कुछ तो समझेंगे, कुछ तो रिएक्शन करेंगे। क्योंकि सरकार देश में, इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जब भी अपना बात पहुंचाएगी तो वो वैसी बात को पहुंचाएगी, बेसिकली वैसी बात को फोकस करेगी जो सभी को फ़ायदे पहुंचाता हो, जो सभी ग्रुप के लोगों को सूट करता हो, जो सभी ग्रुप के लोगों का डेवलपमेंट की बात करता हो। तो ये सारा बात मास कम्युनिकेशन के थ्रू एक ही बार में पहुंच सकता है, और इनके मीन्स तो जानते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स है। इंफॉर्मेशन इज स्प्रेड थ्रू मास कम्युनिकेशन मीडियम्स लाइक ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी, थ्रू अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स इन नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेजेस। तो सरकार की बात को अलग अलग भाषा में, अलग अलग प्रांतों में रेडियो के थ्रू, टीवी, टेलीविज़न के थ्रू अलग अलग तरीके से पहुंचाया जा सकता है। तो ये काम भी मास कम्युनिकेशन इसमें बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि आप अगर एक आदमी बोलेगा तो कुछ ही लोग सुनेंगे, लेकिन अगर मास कम्युनिकेशन का सहारा लेंगे तो करोड़ों लोग सुनेंगे उसको और समझेंगे और अपना रिएक्शंस देंगे। दूरदर्शन एंड अदर चैनल्स ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, एजुकेशन टू स्पोर्ट्स etc फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप। तो मास कम्युनिकेशन ये है, ये डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए अलग अलग चैनल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, एजुकेशन भी हो रहा है, स्पोर्ट्स भी हो रहा है। हर चीज़ का आपके पास कुछ ना कुछ वैरायटी है, आपके पास ऑप्शन है, आपका शौक के हिसाब से हर तरीके का चैनल में इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है, आपके चॉइस के हिसाब से आपका प्रोडक्ट है। Thus, mass communication is a source of information about the world and infotainment। infotainment का मतलब इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, दोनों चीज़ को मास कम्युनिकेशन कन्वे करता है, पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए। चलिए, इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है कि 1991 में सम फार रीचिंग चेंजेस लाए इकोनॉमिक पॉलिसी में, वो क्या है।
The government decided in 1991 that the Indian producers and the companies were ready to compete with producers around the globe. It thus changed the economic policy of India. 1991 में ही बेसिकली क्या हुआ, वो जो ट्रेड बैरियर था वो हटा दिया गया था. हमारे देश के लोग दूसरे देश में जाकर भी ट्रेड कर सकते थे और दूसरे देश के लोग हमारे देश में आकर भी ट्रेड कर सकते थे. इससे क्या हुआ, उस दौरान बहुत अच्छा ट्रेड हुआ, अच्छी कमाई हुई, देश का भी कमाई हुआ, फॉरेन एक्सचेंज भी आया बहुत सारे देश में, तो देश का अल्टीमेटली ग्रोथ और डेवलपमेंट ही हुआ. The government felt that this competition from opening the economy to the world would improve the performance of the producers within the country. मतलब इससे मौका तो मिलेगा ना कि हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो दूसरे कंट्री में भी जाकर अपने प्रोडक्ट्स को शो कर सकते हैं. द बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वेर ऑल्सो रिमूव्ड. मैंने पहले ही आपको कहा कि ये तभी संभव हुआ, बैरियर को हटा दिया गया, आराम से बाहर से लोग यहाँ पर आकर ट्रेड और बिजनेस करने लगे और यहाँ के लोग भी ट्रेड और बिजनेस करने लगे बाहर जाकर. दिस वॉज डन टू इनवाइट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस बूस्टेड द इकोनॉमिक ग्रोथ. बाहर की कंपनियाँ आके हमारे देश में कंपनी लगाने लगी, पैसा खर्च करने लगी. इससे क्या हुआ, हमारे देश का कमाई बढ़ा, देश के लोगों को नौकरी मिल गया, अल्टीमेटली देश का ही विकास हुआ. The policies also involved invitations to the prosperous foreign companies. हमारे देश में उसके बाद से बहुत बड़े बड़े जो अमीर कंपनी थी वो हमारे देश में अपने फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ लगाए और यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट अल्टीमेटली उनका तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ जो हज़ारों लोगों को जो नौकरी मिली उससे उनका भी डेवलपमेंट हुआ और नौकरी के चलते उस पूरे एरिया का डेवलपमेंट हो गया. The government invited foreign producers to set up factories and offices here, which would lead to new employment and growth. Ultimately 1991 के बाद से यही सारी चीज़ें हुई जिससे लोगों को नौकरी मिला, बहुत सारी कंपनियां आई और देश का अल्टीमेटली विकास हुआ. चलिए नेक्स्ट लास्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं. इसमें कह रहा है कि रीड द सोर्सेज गिवन बिलो. ये देखिए, ये केस बेस्ड स्टडीज़ है. ये सोर्स एक पैराग्राफ दिया और उस पैराग्राफ के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है. प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग. डू यू नो द पेपर दैट इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड, sugar from sugar cane, iron and steel from iron ore and aluminium from bauxite? Do you also know that some types of cloths are manufactured from yarn, which itself an industrial product? People employed in the secondary activities manufactured the primary materials to the finished goods. The workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries, etc. fall into this category. Some people are employed in providing services. In this chapter, we are mainly concerned with the manufacturing industries which fall in the secondary sector. The economic strength of the country is measured by the development of manufacturing industries. ये एक पैराग्राफ है. अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उसको हम लोग समझेंगे. क्वेश्चन है क्या, यही आपका केस बेस्ड स्टडीज़. What are the two types of manufacturing industries classified according to the capital investment? तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से याद कीजिए, मैंने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर एक वीडियो दिया हुआ है, मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि इंडस्ट्रीज़ ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट they are classified into small scale industries and large scale industries. Small scale industries require less capital investment and the production on a smaller scale confined to 2 or more industry units. और जबकि large scale industries require large capital investment and the production is on the huge scale, almost covering multiple state or even countries. तो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पर इंडस्ट्रीज़ को दो कैटेगरी में बांटते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन टू द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री इफ़ देयर वेर नो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लोकेटेड. ये हम लोग सोच ही सकते हैं कि आज हम लोग जो कंघी यूज़ करते हैं वो भी इंडस्ट्री प्रोडक्ट है.
सर के बाल में जो तेल लगाते हैं वो भी इंडस्ट्री प्रोडक्ट है। सर के बाल से लेकर जो पैर में जूते पहनते, जो मोज़ा पहनते हैं, वो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं रहेगा तो क्या होगा देश का हाल, सब समझ ही सकते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जवाब है, इफ़ अ कंट्री हैड नो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज it would be extremely difficult to sustain it, because manufacturing industries produce goods and services which are both exported and consumed by the citizens of the country. Exports bring foreign currency in the country. Since manufacturing industries are directly linked to the economic prosperity of the country, it will be difficult for a country to progress economically. अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बंद हो गया तो किसी भी देश को प्रोग्रेस करना असंभव हो जाएगा, और साथ ही साथ उस देश के लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का पूरा जीवन एक सेफ्टी पिन से लेकर कंघी करने के लिए, जो बाल झाड़ने के लिए कंघी का इस्तेमाल करते हैं, वो तक, इवन नेल कटर तक, ये सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है। अगर ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स नहीं होगा तो फिर हम लोग इस समय में रह के आदिम युग वाला, वो अर्ली मैन वाला लाइफ तो बिल्कुल नहीं जी सकते, क्योंकि अब अर्ली मैन वाला लाइफ जीने का कंडीशन किसी के साथ नहीं हो सकता है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है कि व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेर द हेड ऑफ सच कंट्री। अगर तुमको इस कंट्री का हेड बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे। तो इसका जवाब थोड़ा सा अलग अलग है कि इफ़ आई वेयर द हेड ऑफ सच कंट्री, आई वुड इंसिस्ट एंड इन्वेस्ट सेटिंग अप ऑफ सम बेसिक इंडस्ट्रीज एट द लीस्ट टू हेल्प सस्टेन द सिटीज़न। जाहिर सी बात है, सिटीजन्स को हेल्प ही किया जाएगा, ताकि सिटीज़न ग्रो करेंगे तो कंट्री ग्रो करेगा। I would encourage the citizens to reach and develop new technologies, advanced methods, and establish iron and steel, textiles, food industry in the first phase, followed by other industries in upcoming phases. मतलब बहुत अच्छा बात कहा गया है कि हम एडवांस मेथड्स, टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करेंगे, जिसमें आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, फूड इंडस्ट्री को फर्स्ट फेज़ में रखा जाएगा, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है लोगों के जीवन का। दिस वुड हेल्प द कंट्री टू डेवलप एंड क्रिएट मोर जॉब्स। जाहिर सी बात है, नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। एंड दिस वुड ऑल्सो इंक्रीज देयर लिविंग स्टैंडर्ड एंड ब्रिंग अर्बनाइजेशन। लोगों का जीवन का तरीका बदलेगा, लोगों का जीवन में स्टैंडर्ड आएगा, और लोग अर्बनाइजेशन का जीवन, शहरीकरण वाला जीवन को जीने के लिए प्रेरित होंगे। चलिए, आज के टॉपिक में इतना ही। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर सुझाव दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर से अगले एक और बढ़िया से वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।